Okay, class. So now this is a new chapter, and here we will talk about capital budgeting techniques. Okay? Okay. So let's start with this chapter. What will we study in this chapter? We'll talk about how to evaluate a project. बहुत सारे projects हैं. Which one to go for? Which one would you select? So first you need to evaluate कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, and then you will select कि अच्छा ये select करना है, ये ना. Okay. We will look at 3 or 4 different methods, 4 different methods, and then we will look at their advantages and disadvantages. क्या क्या problems हैं किसी method में, क्या drawbacks हैं, और क्या अच्छा उसकी बात है, क्या pros हैं, क्या cons हैं. After that we will talk about calculation. कि अगर आपके पास बहुत सारे budgets हैं और आप लोग बहुत सारा projects हैं, फिर which one would you go for? Then how will you monitor projects? Projects को किस तरह monitor करें? And finally when you are done with the project, so the post completion audit. ठीक है, जब कंप्लीट हो जाए तो उसका ऑडिट. ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में करेंगे. ठीक, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो दीस आर द 4 डिफरेंट मेथड्स आई टॉक्ड अबाउट. ओके, पे बैक पीरियड. सो दिस इज द फर्स्ट वन, पे बैक. पे बैक, कितने जल्दी आपको पैसे वापस आएंगे. ठीक है, मैंने पैसे लगाए किसी प्रोजेक्ट में, कितनी जल्दी वापस आएंगे. पे बैक पीरियड. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. Do you remember the investors required rate? Yes. याद है ना? ये उसी तरह है, internal rate of return. ठीक है, उसी तरह है, उसी तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टेक्निक ऑफ इंटरपोलेशन. इंटरपोलेशन याद थी? Yes. ठीक है, वो टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऐसा रेट है जिस रेट पे इस प्रोजेक्ट पे जो पैसे हमने लगाए और जो पैसे वो मुझे प्रोजेक्ट दे रहा है वो बराबर है. And then we will look at our required rate of return and the IRR from the project. Of it, we will decide which project to go for. Then we have net present value. Net present value net कर लेंगे values को. शुरू में project में इस तरह होता है कि when you start off a project, so you will inject some funds into it. आप पैसे देंगे. So that is called as the initial cash outflow. क्या आपने कितने पैसे दिए या कितने पैसे लगाए. Project के दरमियान में भी there can be some cash outflows, लेकिन normally project के start में आप लोग पैसे लगाते हैं, then over the life of the project will pay you back. वो आपको पैसे देगा, project आपको पैसे देगा. ठीक है, तो अगर वो जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उनको present value में ले आऊं, तो क्या उसकी value उसके बराबर है जो कि पैसे मैंने लगाए. It is called as net present value. Finally, profitability index, which is the same as this one, लेकिन थोड़ा सा slightly change. ठीक है, so these are the 4 different methods. मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया कि कौन सा मेथड में क्या चीज है. ठीक, स्टार्ट करें. The first one, which is payback period. Okay, so now this is the example which we'll take. और एक सेम एग्जांपल एक ही डेटा लेकर और 4 मेथड उसी पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इवैल्यूएट कर लेंगे. हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड क्या हमें कंक्लूजन दे रहा है. So this method is evaluating any project for a firm past performance. She has determined that the after-tax cash flows from the project will be 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 and 7,000 respectively for each of the years 1 through 5. एक प्रोजेक्ट है जो इवैल्यूएट कर रही है, वो देख रही है कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं, और उसको पता चला है, she has determined, she has decided कि इसके अंदर ये पैसे मुझे मिलेंगे. ठीक है, कौन कौन से पैसे मिलेंगे? 10,000 मिलेगा कब? ईयर 1, पहले साल. तो पहले साल प्रोजेक्ट स्टार्ट कहां से होता है? टाइम 0 से. टाइम 0 से मैंने कहा कि नॉर्मली यू विल बी इनकरिंग सम कॉस्ट ऑन द प्रोजेक्ट. ठीक है, अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि नहीं. इन ईयर 1 आई विल बी गेटिंग 10,000 बैक. इन ईयर 2 12,000. ईयर 3 15,000. ईयर 4 10,000. ईयर 5 7. सही है? ओके, द इनिशियल कैश आउटले विल बी 40,000. जो इनिशियली जो आप पैसे देंगे 40,000, वो 40,000, which means time not 0. 40,000. सही? Now the first method is payback period. कि कितनी जल्दी प्रोजेक्ट आपको ये पैसे वापस देता है. ठीक है, कितनी जल्दी वापस देता है. आपने कितने पैसे लगाए? 40,000. 40,000. In the first year it will pay you 10,000. 10,000.
In the second year it will be 12,000. So that makes a total of 22. So now you've got 22 back. I want to see how quickly I can get 40,000 back. ठीक है? And then I can compare with the other project. अगर कोई और project है उसमें भी 40,000 लगाऊं तो वो कितनी जल्दी पैसे वापस देता है. And then I can compare the two projects and see कि कौन सा project ज़्यादा अच्छा है, मुझे कौन सा project करना चाहिए. Okay, 10 आ गए, 22 आ गए. Third year? 37. So till here I have got 37 back. Yes, So that means in the fourth year I would need 3,000 back in order to decide what is the payback period of this project. कि इस project का payback period कितना है. ठीक है? अब ये जो 3,000 है, अब ये मसला है कि ये 3,000 मुझे कब, ये जो फोर्थ ईयर में 10,000 मिलते हैं, ये एंड ऑफ द ईयर मिलते हैं सारे एक साथ, या क्या हर मंथ कुछ पैसे मिलते हैं, हर डे कुछ पैसे मिलते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है. यानी यहाँ पर मुझे कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. एग्जैक्ट डेट को फाइंड करना है कि जब हमें 40,000 मिले. हाँ, 40,000 पूरे हो जाएंगे. 37 में ऑलरेडी पूरे कर चुका हूँ, तो कितने बाकी रह गए? 3,000. लेकिन इस पूरे साल में मुझे मिल रहे हैं 10,000. तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इक्वल 12 मंथ्स हैं, लेकिन इक्वली रोज एक ही किस्म के पैसे मिल रहे हैं, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ना ये डिसाइड करना कि कब मेरा ये पे बैक पीरियड कंप्लीट होगा, कब मैं 3,000 पूरे करूंगा और मैं कहूंगा इसका पे बैक पीरियड इतना है. गॉट द आइडिया? ओके. मुझे और कितने पैसे चाहिए अपने पे बैक को कंप्लीट करने के लिए? 3,000. ये साल कितना है? 12 महीने का साल है. ठीक. और इस साल में टोटल पैसे कितने मिल रहे हैं? 10,000. ये 3,000 10,000 का कितना परसेंट है या कितना हिस्सा है? 30%. 33.33. हाँ ना, 3 3 6 3 9 नहीं ना 30 आ रहा है सर. 30% ही आ रहा है. 30% अगर ये 3,333 होता तो फिर 333 आता. ठीक है, 3 4 1 2 3 और 1 4 1 2 3 और 30%. ओके. सो पॉइंट 0.3. ठीक है, 0.3. इसका मतलब ये है कि जो पूरा साल है 0.3 जब होगा तो ये पैसे मुझे मिल जाएंगे. 3 महीने गुजरे ना 3 महीने की 0.3 क्वार्टर में 4 मंथ नहीं, क्वार्टर में 3 मंथ. ना 3 मंथ नहीं, क्वार्टर भी नहीं है. वो भी सही नहीं है. देखें एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने. मैं कह रहा हूँ 0.3 ऑफ अ ईयर. Yes sir. 0.3 of a year. So 0.3 of a year equals what? 4 महीने. 0.3 into 12. 4 आ रहा है. 3.6. 3.6. So that means 3 years and 3.6 3 months. months. अल्लाह नहीं ना. 3.6 months. Yes sir. अब 3.6. इस आपने ये फाइंड आउट किया. हम इसी मंथ का फाइंड कर रहे हैं ना, तो सर ये 3 महीने और कुछ दिन आ रहा है. मतलब तो 3 महीने और कुछ दिन आ रहा है. चलें दिन भी फाइंड आउट कर लेते हैं. चलें दिन भी फाइंड आउट. 0.6 into एक महीने कितने हैं? 30. 18. तो अब आपके पास क्या आ गया? 3 साल 3 महीने 3 महीने 18 18. So payback period is 3 years 3 months 3 months 18 days. और अगर otherwise मैं लिखूं so 3.36 years years मैं लिखूं 3.36 years. सही है? yes 3.36 years में आपको ये payback आ रहा है इस प्रोजेक्ट से. बट हाँ नॉर्मली ऐसे प्रोजेक्ट में मुझे कितने पैसे आते हैं फिर मैं डिसाइड कर सकता हूँ. अदरवाइज ओनली विद दिस कैलकुलेशन आई कैन नॉट डिसाइड ना. आप कहेंगे एक प्रोजेक्ट मुझे 5 साल में पैसे वापस कर रहा है, तो वापस कर रहा है तो फिर तो इसको किसी और प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे, या आपने खुद अपने लिए कुछ रूल बनाया, कोई पॉलिसी बनाई है कि द प्रोजेक्ट शुड पे बैक द इनिशियल इंस्टॉलमेंट और द इनिशियल आउटफ्लो इन दिस मच टाइम सो दैट यू कैन कंपेयर बोथ योर स्टैंडर्ड एंड whatever you are getting from a particular project. ठीक है? Clear? Okay. Independent project. ये जो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, attention class, ये जो प्रोजेक्ट आप लोग कर रहे हैं, for this project assume that it is independent of any other potential projects that Basket Wonders may undertake. यानी ये प्रोजेक्ट बाकी प्रोजेक्ट से इंडिपेंडेंट है. अब इस इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? दूसरे प्रोजेक्ट के इस पे असर नहीं होगा. इस पे असर नहीं होगा. Independence would mean a project whose acceptance or rejection
does not prevent the acceptance of other projects under consideration. So if you have lots of projects and they are independent of each other, so that would mean if you reject or accept a particular project, it will not affect the acceptance or rejection of Other project. any other project. ठीक है? इसका मतलब हर प्रोजेक्ट अलग अलग है। इसका कोई भी इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का फर्क किसी और प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने पे नहीं पड़ता। बस क्लियर? क्लियर है? Yes. इंडिपेंडेंस भी क्लियर हो गया आपको? कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, हमने कैलकुलेशन क्या की है। Payback period is a period of time required for the cumulative expected cash flows from an investment project to equal the initial cash outflow. सही है? ये बात मैंने आपको समझा दी। Yes. सही है? Yes. क्लियर है? ओके। कैलकुलेशन ये इन्होंने की हुई है 3.3 इयर्स, हमने सारा इधर कैलकुलेट कर लिया था 3.3 इयर्स। ठीक? Yes, sir. क्लियर? ओके, ये भी हो गया। अब इसको चेक कैसे करें? टेक एब्सोल्यूट लॉस एंड अच्छा ठीक है, वेट वन। ओके। The management of Basket Wonder has set a maximum PPP payback period of 3.5 years for projects of this type. अब आपकी पॉलिसी क्या है? 3.5 मैक्सिमम 3.5 होना चाहिए। आपने ये जो प्रोजेक्ट किया, ये जो आपने इवैल्यूएट किया, ये कितना आ रहा है? 3.36। So that means Acceptable. acceptable है, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? So whether you should accept or reject the project, yes, the firm will receive back the initial cash outlay in less than 3.5 years. 3.3 is less than 3.5, so you will accept the project. आसान था? Yes, sir. Okay, let's move on. अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट का अच्छी बातें क्या है और बुरी बातें क्या है? एक तो ये देखें, इंतहाई सिंपल था, easy to understand, easy to calculate, so easy to use and understand. आसान, can be used as a measure of liquidity. और ये आपको ये बताता है कि कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है? So your whatever investment you've made, that is liquidated, वो आपको वापस लिक्विड फॉर्म में मिल रहे हैं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ये आपको लिक्विडिटी शो करता है, ये आपको लिक्विडिटी शो करता है कि कितने पैसे आपके पास आ रहे हैं। Easier to forecast short term than long term flows. Short term flows आराम से कैलकुलेट हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? लेकिन अब जब थोड़ा सा देखिए इसमें मसला क्या है, सबसे बड़ा मसला सर ये फोरकास्ट है सर। फोरकास्ट में। अच्छा वो तो खैर वो तो हर प्रोजेक्ट को आप जब इवैल्यूएट करेंगे तो फोरकास्ट की बेसिस पे ही करेंगे, तो वो तो होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने पढ़ी थी, 40,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एग्जैक्टली 40,000 मैं दे रहा हूँ आज, ये जो 10,000 मिल रहे हैं एक साल बाद, Yes. क्या ये 10,000 है? नो सर। ये 10,000 से But there is no mention of time value of money over here. तो सबसे बड़ा मसला इसका ये है कि इसमें time value of money है ही नहीं, ठीक है? So does not account for टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम। हम लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, so we believe in time value of money, ठीक है? तो बस time value of money नहीं है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये scrap, ये मेथड अच्छा नहीं है। सेकंडली, अगर आपको यहाँ पे पैसे मिल गए पूरे, यहाँ 3.3, this is 3.5, so this is 3.25, so 3.3 over here. यहाँ पे पैसे आपको वापस मिल गए सारे, ठीक? इसके बाद कितने पैसे मिल रहे हैं? इसके बाद जो भी पैसे मिल रहे हैं वो सारा का सारा आपका क्या है? प्रॉफिट, ठीक? सारा का सारा आपका प्रॉफिट है इसके बाद। Yes. तो इसके बाद कितने पैसे मिल रहे हैं ये किसी ने इस मेथड में चेक करने की कोशिश की? नहीं। अगर मैं आपको एक और बना के देता हूँ, ये 1 2 3 4 5 सेम 40,000 सेम, 40,000 सेम टाइम 0 टाइम 1 10,000 सेम 2 3 4 और 5 पे आपको देते हैं 2,000, ठीक है? बाकी सारे सेम है, 5 पे आपको मिलते हैं 2,000, so which one would you go for? फर्स्ट प्रॉब्लम। This one or this one? नीचे वाला। क्योंकि इसमें इसके बाद ज्यादा पैसे आए हैं ना, लेकिन इस पूरे मेथड में यहाँ पे ये मेथड खत्म हो जाता है और इसके बाद जो पैसे हैं उसका कोई भी जिक्र नहीं, ठीक है? So does not consider cash flows beyond the payback period. सबसे बड़ा मसला एक और भी है, ठीक है? क्या पता इसके बाद कोई पैसे मिलेगा? पेबैक जो है इसका बहुत जल्दी हो जाए, 10,000 और 30,000 ये ले यहाँ पे खत्म हो जाए, खुश हो गया, 2 साल में पैसे वापस मिल जाए, और यहाँ पे 0 अब बताएं, according to calculation, if you calculate which method would be good?
अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन जो जो पहले आपको पैसे वापस कर रहा है, कौन सा पहले आपको पैसे वापस कर रहा है? नीचे ऊपर वाला 40,000 2 साल में आपको वापस कर रहा है, तो आप कहेंगे ये अच्छा है, लेकिन इसके बाद कोई पैसे मिल रहे हैं, नो ठीक है? तो ये बहुत बड़ा मसला है, ये भी बहुत बड़ा मसला है और ये भी। ओके, कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। नाउ दिस कट ऑफ पीरियड व्हिच वी डिसाइडेड ओवर हियर, वंस अगेन दैट वाज सब्जेक्टिव। हम लोगों ने कहा कि यार रोज सेम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? जरूरी तो नहीं है, क्या पता एक महीने पैसे ज्यादा हो, एक महीने कम हो, ठीक? क्या पता सारे के सारे पैसे आखिर में मिले, तो फिर पे बैक पीरियड कहां पे चला जाएगा? 4 साल पे चला जाएगा। So that is something which once again is a weakness of this method. सही है? आगे जाएं नेक्स्ट मेथड पे। Yes. Okay, let's start off with the next one, which is called as internal rate of return. Now, what is this internal rate of return? IRR is the discount rate. अब गौर से पढ़ें, ये वो discount rate है, is a discount rate. Discount rate कौन सा होता है यार? Discount rate क्या होता है? कैलकुलेशन पूछ Capitalization. हाँ, क्या चीज होती है? होता क्या है? Just discount. कैपिटलाइजेशन जो कोई भी फ्यूचर कैश Present. फ्लो को आप प्रेजेंट में लेकर आए जिस रेट के ऊपर, दैट इज योर डिस्काउंट रेट। इसके और कौन कौन से नाम थे? कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यील्ड भी कहते हैं। यील्ड, ठीक है? ये सारी चीजें याद है ना? Yes. ओके, अब उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा। सो IRR इज अ डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर नेट कैश फ्लोस। इन सब को जो फ्यूचर में आपको पैसे मिलेंगे उनको इक्वेट कर दे, किसके साथ? equates the present value of the future net cash flows from an investment project with the project's initial cash outflow, इसके साथ। यानी वो डिस्काउंट रेट जो अगर आप इस्तेमाल करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी 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 जितने भी ये सब अगर आप प्रेजेंट में लेकर आए तो वो बराबर हो जाए ICO. ICO। और ICO कितना है आपका? इस 40,000। यानी ये 10, 12, 15, 10 और 7 इस सब को डिस्काउंट अगर करूं किसी रेट के ऊपर, रेट नहीं पता, किसी रेट पे करूं तो वो 40,000 के बराबर। ऐसा रेट, तो ऐसे रेट को क्या बोलते हैं? IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, समझ आ गई? यस अब वो रेट कौन सा है? नहीं पता, नहीं पता, तो वो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन सबको ऐड करें. पहले अंदाजे लगाएंगे उसके बाद इंटरवल। पहले अंदाजा लगाएंगे, जिस तरह हमने उस वक्त किया था। पहले 10% ले लें, 11 ले लें, फिर इंटरपोलेशन करें, फिर आप इससे ऊपर जाना है, इससे नीचे आना है, फिर दो रेट्स मिल जाएंगे, फिर वो फॉर्मूला लगाएं और फिर इंटरपोलेट। ठीक है, इंटरपोलेशन याद है सब? यस सर, यस ओके, हाँ स्टार्ट करें। Yes, sir. ओके, इस वाले को हटा रहा हूँ, ठीक है? पे बैक पीरियड की जितना भी डेटा था ये इसको सारा रब कर रहा हूँ एंड लेट्स इंटरपोलेट। स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट करें? वे शुड स्टार्ट फर्स्ट ईयर नहीं, लेकिन किस रेट से स्टार्ट करूं? 10 से करते हैं 10 से करते हैं। 10 से ज्यादा start हो करते हैं, जाएगा, sir. 10 से नहीं मिल रहा सर। ना चाहो और इस तरह तो नहीं पता चलेगा मैं जाने सर क्या पता चलेगा इसको देख के मुझे क्या पता चलेगा? 10 से मैंने आपसे कहा था, देखिए बुक में 10 के आसपास होता है सर. हाँ ज्यादातर इसी तरह होता है। बुक वाले जो है क्वेश्चन उसमें 10 के आसपास ही होता है, ठीक है? एग्जाम में इधर उधर हो जाता है, लेकिन बुक वाले क्वेश्चन 10 होता है, 11 होता है, इस तरह होता है। तो या तो 10 से स्टार्ट करें या 11 से कहीं से स्टार्ट करें, कुछ आइडिया आपको हो जाएगा। कहां से स्टार्ट करूं? 10 11 10 से 10 से, तो लेट्स स्टार्ट विद 10%। 9 से करते हैं सर। 10%। Okay, 10%. So I would need what? What would I need? वो टेबल चाहिए Table. कौन सा टेबल? सर PVIF PVIF. यस सर Class which table? PVIF. PVIF. Okay. So let's go to PVIF. सर 707 पेज है 707. आगे? नीचे नीचे PVIF FPI. This one. यस Okay. Rotate. Okay. Zoom. ये ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। 10% एवं जानने का 10% से स्टार्ट करने का, ठीक है? So you need to discount this, all of them, and then you need to add them up, ठीक है? 10% को अगर मैं डिस्काउंट करूंगा 10%, अच्छा अब इसको डिस्काउंट करूंगा तो इसका n कितना आएगा? एक साथ 1
ठीक है 10% for 1 year 0.909. so that is 0.909 Yes, sir. so 0.909 multiplied by 10,000 10,000 will give me 9,090. 9,090 पहला आ गया plus next one is for year 2 so now 10% year 2 1826 1826 multiplied by 12,000 99, 12. 9,912. 9,912 plus year 3 0.751 multiplied by 15,000 11,265. 11,000 265 265 then fourth year 0.683 multiplied by 10,000 6,830. 6,830 last one 0.621 multiplied by 7,000 4,347. 4,347 47. Yes. सही है Yes, sir. okay add them up 9,912 plus 9,090. Sir, 41,444. 41,444 4. वैल्यू ज्यादा है Yes, sir. तो रेट को कम करना रेट को ज्यादा रेट को कम करेंगे तो वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी रेट को ज्यादा ठीक है रेट को ज्यादा करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी इससे तो इसके बराबर हो जाएगी ठीक है 11 तो रेट को ज्यादा करें 11 पे ले जाओ 11% करेंगे. let's go for 11 okay now let's find out 11 is on the next page Yes, sir. so move on to the next page नहीं सर 11 उसी पेज पे नहीं है थोड़ा आगे उधर है। अच्छा इसी पेज पे थोड़ा आगे ठीक है ये 11 मतलब 0.090 ये पीरियड में नजर आएगा ठीक ओके राज 11 for 11 year 1 0.901 so 901 ठीक 9010 plus for year 2 0.812 multiplied by 12,000 9,744. 9,744 year 3 0.71 no sorry 0.731 multiplied by 10,000 9,965. 10,000 965. 965 65. year 4 0.659 6,590 year 5 0.593 multiplied by 7,000 सर 4 पे आपने रेट 0.636 है सर ना 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 वो 12% का है वो 12% अच्छा 12 सही ओके fifth one class 0.593 multiplied by 7,000 4,151. 4,151 add them up 40,460 40,460 अभी भी ज्यादा अभी भी ज्यादा है मुझे ज्यादा और भी इसको कम करना है यानी इंटरेस्ट रेट को एक और बड़ा ज्यादा कर ज्यादा तो यानी जो हमने 10% किया वो फिनिश बेकार होगा ओके इसको काट दो इसका फायदा नहीं है ओके लेट्स गो टू 12% नाउ 12% कितने गिवन है yes okay first one is 0.893 so 8,930 plus next one is 0.797 multiplied by 12,000 0.797 9,564. 9,564 564. 64 third one is 0.712 multiplied by 15,000 10,680 10,680 fourth one is 0.636 6,360 yes last one is 0.567 multiplied by 7,000 3,969 3,969 69 add them up 39,503 39,503 503 okay सही है yes अब आइए आप इसी तरह ना okay let's start 11 रुपए start from 11 yes okay so 11% IIR and then 12% और दरमियान में IRR ठीक for 11% आया 40,000 460 460 for IRR I have 9,005 अच्छा इसमें 40,000 40,000 and for 12,000 I have 39,503 पहले डिफरेंस इसका फिर डिफरेंस इसका इसका 1% okay इसका okay so 11% and IRR X का X
11% and 12%. 1%. 1% which is equal to 01. 0.01. इस तरफ आ जाए 40,460 and 40,000. 460. 40,460 and 39,503. 4,457 में ना 957. वही चले 407 में No. Only 400. 500 बना जो 400. It will be 9. 957. It will be 9 something. 957. 950 मैं वही 40,000 से कहा और 40,000 957. ठीक है? ये भी हो गया, differences भी हो गए. Now once you get the differences, you need to Divide. divide. So x by 1%. 0.1 and this equals 0.01. 0.01. Okay, sorry. 0.01 equals 460 Divided divided by 957. 957. 0.481. Okay? So this equals 0.481. 0.481 x divided by 101. So x equals 0.481 multiplied by multiply by 101, which will be 0.00481. 0.00481, 481. which means 0.481%. 0.481. Yes. ठीक है? And it will be added to 11%. 11. So IRR will be equal to 481%. clear? Yes. Clear class? Yes. ये क्वेश्चन आसान है ये बात नहीं है यही तो आएगा ना Okay. Okay class. Let's find out what have they done. ठीक है? इन्होंने भी स्टार्ट किया 40,000 से और फिर इंटरेस्ट रेट फिर इन्होंने किया 10% से, अच्छा इन्होंने भी 10 से कर दिया और फिर इसके बाद 15 से किया 2 है अच्छा 2 मैंने काम नंबर किया और फिर इन्होंने आंसर क्या निकाला 11.57 और हमारा आंसर 11.48 सो हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट बिकॉज़ रेट्स आर क्लोजर टुगेदर ठीक 11.48 अब ये तो आपने आईआरआर फाइंड कर लिया जिससे आपने पे बैक पीरियड फाइंड आउट कर लिया बट इन ऑर्डर टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द प्रोजेक्ट यू नीड टू कंपेयर इट विद समथिंग किसी चीज के साथ कंपेयर करेंगे पता चलेगा ये अच्छा है कि बुरा है ओके लेट्स कंपेयर इट okay the management of basket bonders has determined that the hurdle rate is 13% for projects of this type management कहता है कि hurdle rate हमने निकाला है which is 13% hurdle ना hurdle क्या होता है रुकावट ठीक है तो रुकावट को आपने क्या करना होता है पार करना पार करना आगे जाने से आगे जाना ठीक ओके should this project be accepted no कम आ ठीक why because the firm will receive 11.5% for each dollar invested 11.57 हमारा 11.48 है ठीक है ये 57 इसका है वो स्लाइड्स का है उसने बहुत डिफरेंस किया था इसलिए उसका एग्जैक्ट नहीं आया हमारा ज्यादा एग्जैक्ट है इससे ज्यादा एग्जैक्ट नहीं आ सकता इस सिचुएशन में Yes, sir. okay the firm will receive 11.481% for each dollar invested in this project at a cost of 13 IRR is less than the hurdle rate so you reject it clear यस पेबैक पीरियड से प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया था आपने आईआरआर से आपने प्रोजेक्ट Reject. रिजेक्ट कर दिया आगे जाएं यस ओके लेट्स मूव ऑन द थर्ड वन वाज अच्छा चलिए इसकी वीकनेसेस और इसकी स्ट्रेंथ्स टाइम वैल्यू मनी इसमें है Yes. टाइम वैल्यू मनी है Yes. द गुड थिंग इज अकाउंट फॉर टाइम वैल्यू ओके पेबैक पीरियड में आपने सिर्फ वो कैश फ्लोज देखे जहां तक पे बैक है उसके बाद के कैश फ्लोज देखे नहीं इसमें सारे कैश फ्लोज हैं यस yes considers all cash flow good okay subjectivity payback में आपने कहा कि वो जो आखिरी ईयर है उसमें जो कैश फ्लो है वो equally divided throughout the year for each and every day so it was subjective this is less subjective ठीक so that makes it good now let's look at the problems in this one assumes all cash flows reinvested at the IRR whenever you get the cash flow ठीक है जो भी पैसे वापस आते हैं we need to reinvest ठीक है and our assumption is कि वो reinvest होंगे इस रेट पर ठीक क्योंकि ये रेट दोनों को इक्वल कर रहा है so there is an assumption that all cash flows reinvested at the IRR but then it is not important it is not necessary क्या पता मेरे पास कोई और प्रोजेक्ट हो जो इससे अच्छा हो क्या पता कोई और प्रोजेक्ट हो जो इससे कम मुझे रिटर्न दे रहा हो so that means this is something
which cannot be true. Difficulties with project rankings and multiple IRRs. अब आगे जाके एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे for multiple IRRs. कि हमारे पास multiple IRRs भी हो सकते हैं. तो फिर उस केस में क्या करेंगे? So this IRR method will not be used in such a case where we have multiple IRRs or where we have project rankings. अक्सर ऐसा होता है कि आप लोगों को कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और उन प्रोजेक्ट को आप रैंक करते हैं कि दिस वन इज गुड फॉर अस, दिस वन इज बैड फॉर अस, इसका इतना वेटेज है, इसका इतना वेटेज है, एंड देन यू डिसाइड व्हिच वन टू गो फॉर. ठीक है, तो वो कह रहा है कि ऐसे केसेस में मसला बनेगा. ठीक, सो दैट दीस आर द प्रॉब्लम्स विद आईआरआर. नाउ द नेक्स्ट वन इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. वंस अगेन प्रेजेंट वैल्यू कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इंक्लूडेड. ओके, क्या कहता है? नेट यानी नेट कर देना है. ठीक है, किस चीज को नेट करना है? इन सब की प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है. जितने भी कैश आउटफ्लोज हैं, ये देखिए 10 12 15 10 7, इसके प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको नेट करना है. किससे नेट करना है? इनिशियल 40,000 से, इनिशियल कैश आउटफ्लो से. और फिर देखना है कि वेदर इट्स अ पॉजिटिव टर्म और अ नेगेटिव टर्म. ठीक है, अगर पॉजिटिव टर्म है तो इसका मतलब ये है कि जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो ज्यादा है और अगर नेगेटिव टर्म है तो वो कम है. तो देन यू कैन इजीली डिसाइड whether you should accept the project or reject it. स्टार्ट करें इसको. यस इसको रब करूं. यस. Okay. तो रेट गिवन होगा. Okay, let's start with this. So we need a discount rate for this. यस. एक डिस्काउंट रेट चाहिए. डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में आपको गिवन होगा या कुछ और से पहले क्वेश्चन होगा जिसमें आपने कैलकुलेट किया होगा. Basket Builder has determined that the appropriate discount rate for this project is 13%. उसने कह दिया कि 13% है. ठीक है, 13% है. अब इसको डिस्काउंट करें for 13%. For 13% you need to go to, where do you need to go? 707 PVIF. PVIF 707. 12% है. Next page. यही है 12%. 13%. 13. या आ गया 13. Where is 13? Yeah, 13. Okay, let's calculate this. 13%. So the first one is 10,000 and the discount factor is 0.885. So it will be 8,850. Next one. 12,000 multiplied by 0.783. 9396. 9396. 396. दो तीन दो छः. ठीक है. Fourth one is 15,000 multiplied by 0.693. 10,395. 10,395. 10,395. Fourth one is 10,000 multiplied by 0.613. So 6,130. Last one is 0.543 multiplied by 7,000. 3801. 3,801. ये आ गए सारे. Yes. फिर उसने कहा नेट. तो नेट में हमने कहा था कि इसमें से माइनस कर देना है 40,000. 40,000. So what is the figure now? Positive or negative? माइनस में. माइनस में आ रहा है. माइनस ये सारे प्लस की फिगर्स हैं और वो माइनस का फिगर. सो माइनस 1428. यानी जो पैसे वो मुझे दे रहा है प्रोजेक्ट, अगर 13% मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ये सब कुछ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है. अगर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम होगा कम हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो इट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कि इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है. ओके, अब इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे 13% पे दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. रिजेक्टेड क्योंकि 1428 रुपए आपको कम दे रहा है. आपने 40,000 रुपए दिए पहले साल में, लेकिन जो पैसे आपको दे रहा है अगर वो इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे मैं डिस्काउंट करूं तो वो 40,000 से कम बनते हैं. मुझे चाहिए कि 40,000 से ज्यादा. Got the idea? Yes. Okay, so let's go back to the slide. Yeah. Okay. Okay, so we've done the calculation and our answer is 1428. Negative. The management of Basket Builders has determined that the required rate is 13% for projects of this type. Should this project be accepted? Rejected. No. The NPV is negative. ठीक है, NPV आपका नेगेटिव आ गया. अब देखें ये जो NPV नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, ये वर्ड बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा इसके बाद. Whenever you will talk about projects or investments, so the first thing you will ask would be
कि इज इट अ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट और अ नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट। और जब भी नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट होगा उसको आप कहेंगे जाने दो, और जब पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट होगा उसको आप आने दो करेंगे। और जहां पे एनपीवी बराबर। जीरो हो जाए वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। वो भी रिजेक्ट हम तो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं ना सर, हमें प्रॉफिट उसमें मिल जाता है थोड़ा। नहीं, किधर क्या मिलता है? है? पीवी जीरो है, 40,000 इन्वेस्ट 40,000 उसको भी रिजेक्ट करते हैं सर। ब्रेक इवन। वो तो रिजेक्ट हो गया ना। रिजेक्ट होगा। कितना अच्छा, जितना अब मैं आपको आप बताता हूं, अब आपको बताता हूं होता है ख्याल से। देखिए, ये जो आपने एनपीवी फाइंड आउट की, ये आपने फाइंड आउट की किसी एक डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंट रेट भी इसका नाम है, लेकिन चले रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे, इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए 13%, ठीक है? आप कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं ये पैसे मिलेंगे। मैं कहता हूं अच्छा, इन पैसों को जरा वापस इधर लेकर आओ, टाइम जीरो पे चेक करो। आप टाइम जीरो पे लेकर आते हैं तो वो पैसे और जो पैसे मैंने दिए वो सारे बराबर होंगे, यानी जितने पैसे मैंने दिए और जितने पैसे मुझे मिलेंगे 13% पे बराबर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि मैं इन पैसों पे कितना कमा रहा हूं, ये जीरो है ना। तो मैं ये नहीं है कि मैं पैसों पे जीरो कमा रहा हूं, मैं कितना कमा रहा हूं, 13%। 13% कमा रहा हूं। मैं 13% तो कमा रहा हूं, लेकिन इन्फ्लेशन ठीक है? 13% वो फिर डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन का रेट क्या है। अगर इन्फ्लेशन का रेट 4% हुआ तो फिर 9% तो फिर जीरो वाला को भी तो ले सकता हूं ना। Yes. अगर और कोई प्रोजेक्ट इतना अच्छा और कोई प्रोजेक्ट ना ना हो, ठीक है? अगर कोई और प्रोजेक्ट है और उसका पॉजिटिव आ रहा है तो देन यू शुड गो फॉर अ पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट। लेकिन अगर और प्रोजेक्ट्स पॉजिटिव नहीं है और ये प्रोजेक्ट जो है एनपीवी जीरो है, तो फिर इवन देन इट इज गिविंग मी अ 13% रेट। अगर इन्फ्लेशन 14% है तो फिर जाने देते। नहीं तो फिर तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13 होगा भी नहीं, फिर तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14 से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, ठीक है? ठीक। गॉट द आइडिया? Yes. ठीक। तो प्रैक्टिकली अगर ये सिचुएशन होगा तो इवन यू विल नॉट लेट गो ऑफ जीरो एनपीवी प्रोजेक्ट्स, उसको भी आप नहीं जाने देंगे क्योंकि वो 13% आपको फिर भी कमा के दे रहा है। फिर इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये चेक करें कि इन्फ्लेशन कितना है, आरएफ कितना है, ठीक है? आरएफ को चेक कर लेना। Yes. अगर आरएफ जो है जिसका पाकिस्तान है आरएफ 13.7 है और ये 13 दे रहा है तो आप कहेंगे छोड़ो यार, गवर्नमेंट की ट्रेजरीज क्यों नहीं लेते, रिस्क फ्री, ठीक है? रिस्क फ्री है ना गवर्नमेंट की ट्रेजरी। Yes, sir. गवर्नमेंट के साथ कोई क्या कर सकता है? कल रात को क्या किया गवर्नमेंट के साथ? धरना कर। धरना किया आपने, देख लिया क्या? Okay, so this means that project is reducing shareholders' wealth, so reject is NPVs. ठीक है? Correct? Yes. जाएंगे? यस Okay. इसका strengths and weaknesses. Strengths. Cash flows assumed to be reinvested at the hurdle rate. हमने ये पहले कहा था कि इस सब में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अगर ये पैसे मेरे पास वापस आते हैं ना, तो हम लोग we do not have excess cash with us. What do? We reinvest it, and we reinvest it at the same rate which is our required rate of return, which in this case is 13%. Okay, ये हो गया strength. Accounts for TVM, time value of money. Yes, time value of money is there. Considers all cash flows. Yes, considers all cash flows. So this is good. Weaknesses. May not include managerial options embedded in the project. Now, projects, just like we said, securities have embedded options. So projects have embedded options. ठीक है? वो चीजें यहाँ पर कहीं भी नहीं रहती। हम सिर्फ इस वक्त जो प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, that is evaluation on the basis of cash flows. Evaluation on the basis of cash flows only, not about the embedded options in the project. इस प्रोजेक्ट की क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस प्रोजेक्ट में और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या है, ठीक है? वो ऐसी कोई बात हम लोग नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बस इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे जाएंगे, इसके ऊपर इवैल्यूएट करो। तो ये एक मसला है, ठीक? लेकिन ये मसला सब मेथड्स में, ठीक है? सिर्फ इसमें नहीं। So far yes, NPV is a good one. IRR भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। Okay. Net present value। अच्छा, अब ये देखिए। So now this is your discount rate and that is your net present value। ठीक है? Zero NPV, अभी हमने zero NPV की बात की। This is zero। ठीक है? Zero NPV। इससे नीचे NPV is negative। हमने कहा था negative NPV तो करना है, ठीक है? इसको तो छोड़ दें। मेरे पास जो कैश फ्लोज है वो इज शोन ओवर हियर, ठीक? अब यहां पर जो कैश फ्लोज का सम है दैट इज ओवर देयर, सम ऑफ कैश फ्लोज। जो इससे पहले मैंने फाइंड आउट किया IRR, वो वाला रेट था जिसमें सब कुछ बिकम्स
जीरो इक्वल हो जाता था ना, हमने कहा कि जहां पे which equates the the present value of all the future cash outflows to the initial cash outflow, future cash inflows to the initial cash outflow, यानी दोनों बराबर हो जाए। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहां भी जीरो होता है, ये IRR हो गया, ठीक है। तो ये चीज IRR हो गया। जितना यहां से ऊपर जाएंगे पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स यू विल गो फॉर इट, जितना यहां से नीचे जाएंगे नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स यू विल नॉट गो फॉर इट, ठीक है। क्लियर? Yes. क्लियर क्लास? सर जाए आगे। तो फिर डिस्काउंट रेट जब 9% होगा तो हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव होगा सर। आज के लिए इतना डिस्काउंट रेट जब हमारे पास 9% मतलब होगा, अगर हमारा डिस्काउंट रेट NPV हमारे पास 13% से कम होगा सर, देखिए वो तो हमने करेगा। देखिए ये आपने फाइंड आउट किया था किस पे? 13%। दिस वाज एट 13%। यस सर। तो अगर मैं इस 13 को कम कर दूं जी सर। तो ये सारी वैल्यू जी बढ़ सर, जाएगी। बढ़ जाएगी ना? जी सर। ठीक। लेकिन आप अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्यों कम करेंगे? अहमद शर्मा, क्यों आप क्यों कम करेंगे? आप क्यों कहते हैं कि आपको कम पैसे रिटर्न चाहिए? नहीं चाहिए कम। नहीं, आप नहीं कहते ना, ये आप ये बात नहीं कहते कि मुझे कम रिटर्न चाहिए, ज्यादा चाहिए। ठीक है। वो डिपेंड करता है बाकी इन्वेस्टमेंट उस पे या बाकी इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी के ऊपर। जी सर। हाँ, अगर इन्फ्लेशन आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन है 2%, ठीक, और रिस्क फ्री रेट जो है वो कहीं पे है 2.5%, बैंक्स आपको ऑफर कर रहे हैं 4%, ठीक है। तो फिर उस केस में तो फिर 13% बहुत बड़ी चीज है। फिर वहां पे अगर आप पीछे भी आ जाते हैं 9% पे तो इवन दैट इज गुड। तो आप कहेंगे यार ले लो इस प्रोजेक्ट को, 9% दे रहा है, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। क्योंकि आरएफ तो कहां पे पहुंचा हुआ है, आरएफ इतना कम है, बैंक्स इतना कम दे रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स आपके पास और कोई लेट्स से नहीं है, सो यू वुड इवन गो फॉर 9%, इट वुड बी अ पॉजिटिव एनपीवी, ठीक है। लेकिन इन द करंट सिचुएशन आपका एनपीवी जो है, आपका जो आईआरआर है वो 13% जो भी आ रहा है, ठीक है। आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 13% है तो उस पे तो आप कहते हैं कि नहीं, इट्स अ नेगेटिव एनपीवी, मैं नहीं करता ही नहीं, 13% पे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि 13% एक तो मेरे आईआरआर से भी ये नीचे आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये नेगेटिव एनपीवी दे रहा है मुझे, तो ये तो मैंने करना ही नहीं, ठीक है। गॉट द आइडिया? सो इट विल डिपेंड ऑन दैट बेंचमार्क विद व्हिच यू आर कंपेयरिंग, सारी बात उसकी है। नहीं तो अदरवाइज ये टर्म्स कुछ नहीं बता रहा कि पे बैक पीरियड इज 2 years, is it good or bad? I do not know. What should I compare it with? Compare it with some Previous year और किसी और previous या कोई और प्रोजेक्ट या स्टैंडर्ड जो आपने बनाया हुआ है अपनी कंपनी में, किसी के साथ तो कंपेयर कर। बट ये वो क्या चीज़ दिखा सकता है? आज के लिए काफी है, इसको खत्म नहीं करते? 5 मिनट लगेंगे। बस 5 मिनट लगे। ये Stop. तो फिर अगली क्लास में इसको कंप्लीट करना है।